नमः संस्कृताय। आइए आज हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय को जानते हुए उनके जीवन दर्शन के बारे में जाने और उनका भारत में क्या योगदान रहा इसके बारे में जानते हुए हम उनके साहित्यिक जीवन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी, जिसे पूरा भारत देश बापू के नाम से भी जानते थे, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1872 को काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। माता के धार्मिक विचारों का गांधी जी पर अमिट प्रभाव पड़ा। जब 13 वर्ष की आयु में थे तब इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। गांधी जी प्रारंभ में साधारण कोट के विद्यार्थी थे। सन 1887 में इन्होंने जब मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की, उसी वर्ष 4 सितंबर को उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में वे लगभग 4 वर्ष तक कानून के छात्र के रूप में रहे और 10 जून सन 1819 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। काठियावाड़ तथा बम्बई में कुछ दिनों तक वकालत करते रहे, किंतु इस व्यवसाय में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। कि सन 1893 में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यद्यपि गांधी जी वहां केवल 1 वर्ष के लिए ही गए थे, परंतु वहां पर अपने देशवासियों की दुर्दशा और उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार ने उन्हें इतना विचलित किया कि उनकी दशा को सुधारने तथा अंग्रेजों द्वारा उन पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए वहाँ उन्हें 20 वर्ष तक रहना पड़ा। इस अवधि में उन्हें गुलामी के कष्टों और वर्ग भेद के
जुल्मों का कट अनुभव हुआ। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहकर स्वतंत्रता का मूल्य मालूम हुआ और वहीं पर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अहिंसा रूपी आध्यात्मिक अस्त्र को अपनाया और जीवन भर इसी अस्त्र के सहारे बुराइयों और अत्याचारों के विरुद्ध लड़ते रहे। सन 1914 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वे भारत वापस आ गए। सन 1915 में वह भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। सन 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग तथा अन्य सामाजिक सुधार तथा रचनात्मक कार्य करना था। सन 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। सन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। यह समझौता 6 मार्च सन 1931 को हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के बावजूद अंग्रेजों ने अपनी दमनात्मक नीति को नहीं छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग भड़क उठी। देश में क्रांति हुई। महात्मा गांधी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद कर दिए गए। धीरे धीरे परिस्थितियों में कुछ सुधार आया और सन 1944 में सभी को जेल से मुक्त कर दिया गया और 15 अगस्त सन 1947 के दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के साथ ही साथ देश का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक झगड़े उठ खड़े हुए। इन झगड़ों को शांत करने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी सांप्रदायिक नीति से असंतुष्ट होकर एक संकीर्ण मन वाले युवक नाथूराम गोडसे ने शुक्रवार के दिन 30 जनवरी सन 1948 को उन्हें अपनी गोली का शिकार बनाया। उसी क्षण विश्व की यह महान विभूति तथा मानवता और स्वतंत्रता की अमर पुजारी हमारे बीच से उठकर न जाने कहाँ चला गया। आइए हम महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में जानते हैं। गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। उनके धर्म में बहुत आस्था थी। वे भगवान, आत्मा,
मानवीय और सामाजिक मूल्यों तथा समानता और भाईचारा एवं मानववाद में विश्वास रखते थे। वे चरित्र निर्माण, सहयोग, एकता, सादगी, उच्च विचार, सत्य, प्रेम और राष्ट्रीय उत्थान पर निरंतर बल देते थे। आइए उनके दर्शन के जो 4 स्तंभ थे उनके बारे में जानते हैं। गांधी जी के जो दर्शन हैं वो मुख्यतः 4 स्तंभों पर आश्रित हैं, जिसमें पहला है सत्य। सत्य के बारे में इन्होंने बताया कि सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसा वाचा कर्मणा पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा स्तंभ अहिंसा को बताया, हिंसा का जिसे सहारा ना लेना हो। फिर तीसरा स्तंभ इन्होंने निर्भयता अर्थात दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाना उसको रखा। और उसके बाद सत्याग्रह अर्थात सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करने, अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाना, यही इनका ध्येय था। गांधी जी ने सत्य के बारे में जो बातें कहीं उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो गांधी जी की मान्यता थी कि व्यक्ति के विचार, वाणी व कार्य सत्य के प्रतीक होने चाहिए, अर्थात उसे हर पल स्वयं सत्य के घेरे में केंद्रित करना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि सत्य व्यक्ति को अनेक समस्याओं से बचाता है, वह व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करता है। और उन्होंने अहिंसा पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि अहिंसा परम श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा पशु बल से अनेक अर्थों में उच्च है। अहिंसा परम प्रेम व श्रद्धा पर निर्भर है। अहिंसा से त्याग वृत्ति आती है। अहिंसा आध्यात्मिक अस्त्र है। अहिंसा के लिए सदाचरण एवं आत्मा पर नियंत्रण आवश्यक है। गांधी के जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्भयता भी था। गांधी जी के अनुसार निर्भयता का जो अभिप्राय है वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति निर्भीकता के साथ कार्य कर सके और किसी भी विपत्ति के आने पर निर्भीकता के साथ उसका अनुपालन कर सके। और गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष था उनका सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह। सत्याग्रह का तात्पर्य है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य की दिशा में किए गए निर्णय पर अडिग रह सके। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वह जीवन में सफलता की ओर उन्मुख होता है। उन्होंने सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, सत्य का अर्थ झूठ के परे और सत्याग्रह का अर्थ सत्य का बल या दृढ़ अवलंबन है। आइए हम गांधी जी के
शिक्षा दर्शन के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने राजनीति, समाज सुधार, सत्य और अहिंसा के क्षेत्रों में अति महान सफलताएं प्राप्त की। इनके कारण शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार को दी जाने वाली उनकी देन बहुत ही कम याद आती है। वास्तव में शैक्षिक विचारकों में उनका स्थान अति श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ में ही यह अनुभव कर लिया था कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा है। आइए हम गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व को जानते हैं। गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा का पूर्ण विकास करना आवश्यक माना है। गांधी जी ने उस शिक्षा को अच्छा बताया जो हमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक क्षमता भी दे सके। उन्होंने संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, इस पर भी बल दिया। वो यह भी मानते थे कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, वरन वह व्यवहार का परिमार्जन करने की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिकों का निर्माण होना चाहिए और जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए उसका माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। और शिक्षा का जो संबंध है वो हमारे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से होना चाहिए, इस पर भी इन्होंने बहुत ही बल दिया। शिक्षा सत्य व अहिंसा के मूल्यों को विकसित करने में सहायक होनी चाहिए और साथ ही साथ बालक में आर्थिक क्षमता अथवा उत्पादन क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालकों की क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास करना होना चाहिए। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। आइए गांधी जी के शिक्षा के अर्थ के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने साक्षरता या लिखने पढ़ने के साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं माना है। उनके विचार से साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न शिक्षा का प्रारंभ है। यह तो केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित करने का साधन है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। शिक्षा बालक में सभी प्रकार की क्षमताओं को
विकास करती है। और गांधी जी ने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त भी किया है कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट एवं उत्तेजित करती है। इस प्रकार गांधी जी शिक्षा का अर्थ शरीर, बुद्धि, भावना और आत्मा के पूर्ण विकास को मानते हैं, अर्थात व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। आइए गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने शिक्षा के विभिन्न समयों में विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है और समय समय पर शिक्षा के उनके उद्देश्य बताए हैं। आइए जो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया है उसके बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में सर्वप्रथम शारीरिक विकास को पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानव को अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब उसका शरीर ठीक प्रकार से विकसित हो। शारीरिक विकास आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। गांधी जी ने उसके बाद नैतिक अथवा चारित्रिक विकास पर भी बल दिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है एवं उत्तम चरित्र, सत्य, अहिंसा, निर्भयता, अस्तेय और अपरिग्रह आदि गुणों का होना भी इन्होंने आवश्यक माना है। उसके बाद इन्होंने मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी बल दिया। गांधी जी के अनुसार शरीर के साथ साथ मन एवं बुद्धि का विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए माँ का दूध आवश्यक होता है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य में इन्होंने पूर्ण विकास का उद्देश्य भी दिया। इन्होंने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। वे मानते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। आइए उनके अंतिम उद्देश्य के बारे में जानते हैं। गांधी जी शिक्षा का चरम उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर एवं आत्मज्ञान मानते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने चरित्र निर्माण को आवश्यक माना है।
आइए गांधी जी के वर्धा योजना के बारे में संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। जब अंग्रेज़ों की द्वैध शासन प्रणाली से भारतीय संतुष्ट नहीं थे, वे उसकी समाप्ति की मांग कर रहे थे। समय की नब्ज को पहचानते हुए ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पास किया। यह अधिनियम 1937 में लागू किया गया। इस अधिनियम से भारत में द्वैध शासन की समाप्ति हुई और प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ। उस समय भारत 11 प्रांतों में विभाजित था। इन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनी और एक नए युग की शुरुआत हुई। उस समय राष्ट्र का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था। उन्होंने 11 अगस्त 1937 के अखबार में प्रांतीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लाने का सुझाव दिया। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर सन 1937 के हरिजन में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो और इसमें अंग्रेजी को छोड़कर वे सब विषय पढ़ाए जाएं जिन्हें हाई स्कूल परीक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। साथ ही किसी हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया व सिखाया जाए। गांधी के इन विचारों से देश में एक नई शैक्षिक क्रांति का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा के बारे में आइए हम जान लेते हैं। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जाने वाली थी, जिसके आयोजक श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी थे। गांधी जी ने उन्हें इस अवसर पर एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने का सुझाव भी दिया। अग्रवाल साहब ने इस अवसर पर भारत के 7 कांग्रेस मंत्रिमंडलों के शिक्षा मंत्री और देश की चोटी के शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का सभापतित्व स्वयं गांधी जी ने किया था। आइए हम गांधी जी के बेसिक शिक्षा के कुछ सिद्धांतों के बारे में जानते हुए उनके पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। इन्होंने बेसिक शिक्षा में सर्वप्रथम जो बल दिया वो 7 से 14 आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इस पर बल दिया।
और शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा हो। संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। आइए बेसिक शिक्षा के कुछ सिद्धांतों के बारे में हम जान लेते हैं। शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का इनका सिद्धांत था। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन है। यह कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर हिंसा है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर भी बल दिया कि राज्य को 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उनका जो दूसरा सिद्धांत था वे सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे। उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे। तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। आइए हम गांधी जी के जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम उपयोगिता का सिद्धांत दिया। गांधी जी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट न थे, क्योंकि इस शिक्षा को वे बालक के जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से निरर्थक ही नहीं वरन हानिकारक भी समझते थे। उनके मतानुसार यह शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि ये बालक को आदर्श नागरिक बनाने की अपेक्षा उसे आदर्श नागरिकता के गुणों से दूर ले जाती है। छात्र अपने पारिवारिक वातावरण से दूर हो जाते हैं और फिर वे अपने घरेलू काम धंधों की उपेक्षा अथवा हीनता को दृष्टि से देखते हैं। विषादे और उच्च विचार वाले ग्रामीण जीवन के स्थान पर नगर की आधुनिकतम बुराइयों से भरी जिंदगी में रम जाते हैं और विभिन्न प्रकार की गंदगियों और बुराइयों के शिकार हो जाते हैं। वास्तविक शिक्षा के स्थान पर वे दुर्गुणों का भंडार अपने अंदर भर लेते हैं। अतएव गांधी जी ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जो बालक के जीवन में उपयोगी हो। उन्होंने जो दूसरा पाठ्यक्रम में सिद्धांत दिया वह सहसंबंध का सिद्धांत था। गांधी जी का विचार था कि समस्त पाठ्य पुस्तकों की शिक्षा सानुबंधित ढंग से दी जाए, अर्थात एक विषय का ज्ञान प्रदान करते समय अन्य प्रासंगिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने हस्तकला को पाठ्यक्रम का केंद्र बनाया। और तीसरा जो सिद्धांत दिया उन्होंने वे लचीलेपन का सिद्धांत दिया।
गांधी जी ने पाठ्यक्रम के निर्धारण में लचीलेपन का सिद्धांत दिया। उनकी बेसिक शिक्षा योजना में बालक को अपनी रुचि के अनुसार किसी भी हस्तकला को चुनने की स्वतंत्रता है। पाठ्यक्रम में अनेक हस्तकलाएं और विषय सम्मिलित हैं। हस्तकलाओं में जैसे कताई, बुनाई, कृषि, बागवानी, दफ्ती, कागज, लकड़ी, चमड़ा, मिट्टी आदि चीज़ें सम्मिलित थी। और भाषा में उन्होंने राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हिंदुस्तानी भाषा पर भी बल दिया था। और गणित में अंक गणित, रेखा गणित और नाप जोख पर भी बल दिया। सामाजिक अध्ययन विषयों के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया। और अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो प्रकृति अध्ययन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर तथा स्वास्थ्य विज्ञान पर भी बल दिया। ललित कलाओं की अगर बात में देखें तो संगीत एवं चित्रकला पर भी उन्होंने बल दिया। और नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रतिदिन प्रार्थना, उपदेश तथा समाज सेवा के कार्य पर भी बल दिया। धन्यवाद।